चलिए एक सफर पे चलते हैं, आज से 2000 साल पहले। जरा सोचिए, भारत के तटों से बड़े बड़े जहाज निकल रहे हैं, अरब सागर की लहरों को चीरते हुए, और उनकी मंजिल दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य रोम। मतलब काली मिर्च हो या फिर मोती, भारत की चीजों का जादू रोम के सम्राटों के सिर चढ़कर बोल रहा था। पर सवाल यह है कि आखिर ये सब होता कैसे था? इतना बड़ा ट्रेड कौन से रास्तों से? और सबसे बड़ी बात, इस व्यापार ने इतिहास को कैसे बदल दिया? तो चलिए आज भारत रोम के इसी पुराने व्यापार मार्ग की कहानी को समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ भारत और रोम की नहीं है। उस वक्त की दुनिया में सीन पर 3 बड़े खिलाड़ी थे, भारत, रोम और चीन। तीनों ही अपने आप में सुपर पावर थे, और इनके बीच का जो रिश्ता था ना, वही इस कहानी को मजेदार बनाता है। हाँ, चीन से रेशम तो ज्यादा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब बात लग्जरी सामान की होती थी तो रोम का सबसे बड़ा, सबसे पसंदीदा सप्लायर कौन था? जी हाँ, भारत। भारत से जाने वाली चीजों की लिस्ट इतनी लंबी और डाइवर्स थी कि पूछिए मत। अच्छा, तो डील क्या थी? मतलब लेन देन में क्या था? भारत से रोम जा रहा था काला सोना यानी काली मिर्च, शानदार कपड़े, मोती, मसाले, कीमती पत्थर, मतलब सब हाई वैल्यू चीजें। और बदले में रोम से क्या आ रहा था? सोना और चांदी, और हाँ, थोड़ी शराब और कांच का सामान भी। तो यहीं से खेल शुरू होता है एक बड़े इकोनॉमिक इम्बैलेंस का। तो सवाल यह है कि इतना सारा सामान भारत से रोम पहुंचता कैसे था? उस जमाने में लॉजिस्टिक्स कैसे काम करते थे? इसके 2 मेन रास्ते थे, और यकीन मानिए ये दोनों ही रास्ते अपने समय के इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स के कमाल के नमूने थे। सबसे पॉपुलर और सबसे तेज रास्ता था समंदर का। सोचकर भी हैरानी होती है कि उस जमाने में सिर्फ 40 से 45 दिन में जहाज भारत के पश्चिमी तट से मिस्र पहुंच जाते थे। भारत के भरूच जैसे बंदरगाहों से जहाज निकलते, अरब सागर पार करते, फिर लाल सागर से होते हुए मिस्र, और वहां से सामान पहुंचता था अलेक्जेंड्रिया, जो रोम का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था। और फिर आया एक गेम चेंजर। एक यूनानी नाविक था हिप्पैलिस। उसने मॉनसूनी हवाओं का कोड क्रैक कर लिया। उसे समझ आ गया कि साल के कुछ महीने हवाएं एक तरफ चलती हैं और बाकी महीने दूसरी तरफ। बस इस एक खोज ने सीधी और तेज समुद्री यात्रा को मुमकिन बना दिया, और ट्रेड कई गुना बढ़ गया। अब दूसरा रास्ता था जमीन का, जिसे हम सिल्क रोड का एक हिस्सा भी कह सकते हैं। ये रास्ता समुद्री रास्ते से कहीं ज्यादा लंबा और खतरनाक था। मथुरा, तक्षशिला, फिर फारस और सीरिया, बहुत लंबा सफर था। इसीलिए इस रास्ते से सिर्फ सबसे महंगी, सबसे कीमती चीजें ही भेजी जाती थीं, जैसे रेशम या कोई बहुत ही रेयर मसाले। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरे ट्रेड नेटवर्क के पावर हाउसेस की। और ये पावर हाउसेस कोई राजा या साम्राज्य नहीं थे, ये थे भारत के हलचल से भरे बंदरगाह। ये उस समय के ग्लोबल कॉमर्स के असली दिल थे। सबसे पहले नाम आता है गुजरात के भरूच का। यूनानी लोग इसे बैरीगाजा कहते थे। ये उस वक्त का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड हब था। यहाँ से हर तरह का सामान भेजा जाता था। फिर थोड़ा दक्षिण में चलें तो केरला में था मुजिरिस। इसे आप दुनिया की पेपर कैपिटल कह सकते हैं, मतलब काली मिर्च की राजधानी। रोम में जो भी काली मिर्च जाती थी ना, उसका ज्यादातर हिस्सा यहीं से निकलता था। और एक बहुत ही दिलचस्प जगह थी पुडुचेरी के पास, अरिकामेडू। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक पूरी रोमन बस्ती के सबूत मिले हैं। रोमन शराब के मटके, मिट्टी के बर्तन, ऐसा लगता है मानो ये भारत में एक छोटा मोटा रोमन ट्रेडिंग आउटपोस्ट ही था। अब ये सवाल भी आता है कि ये सब बातें हमें पता कैसे हैं? तो सुनिए, जब इन बंदरगाहों की खुदाई हुई तो हजारों की तादाद में रोमन सोने और चांदी के सिक्के मिले, शराब के जार मिले, कांच का सामान मिला। ये सारे सबूत चीख चीख कर बताते हैं कि ये ट्रेड कितना बड़ा था। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक पार्ट पर, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये एक ऐसा ट्रेड था जो एक तरफ तो भारत को मालामाल कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ रोम की तिजोरी खाली कर रहा था। और इस इम्बैलेंस की वजह बहुत सीधी थी। भारत क्या बेच रहा था? फिनिश्ड गुड्स, कपड़े, मसाले, गहने, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। और रोम बदले में क्या दे रहा था? ज्यादातर रॉ मटेरियल, मतलब सोना और चांदी। जाहिर है ट्रेड बैलेंस पूरी तरह से भारत के पक्ष में था। ये घाटा इतना ज्यादा था कि रोम के एक मशहूर सीनेटर प्लिनी द एल्डर ने तो परेशान होकर लिखा था, भारत हमारी दौलत बहाकर ले जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोम में इस ट्रेड डेफिसिट को लेकर कितनी चिंता थी। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए तो ये जैकपॉट था। देश में सोने का अंबार लग गया। दक्षिण के चेर, पांड्या, चोल जैसे राज्य बहुत अमीर और ताकतवर हो गए। गुजरात के व्यापारियों के नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल गए।
और भारत ग्लोबल इकोनॉमी का एक पावर हाउस बन गया। रोम में भारतीय मसालों की दीवानगी का आलम यह था कि काली मिर्च सिर्फ एक मसाला नहीं रह गई थी, वो एक स्टेटस सिंबल बन गई थी, एक जरूरत। कहते हैं कि नीरो जैसे सम्राटों के लिए तो ये एक जरूरी चीज थी। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। धीरे धीरे भारत और रोम के बीच का ये सीधा व्यापारिक रिश्ता फीका पड़ने लगा। हुआ ये कि तीसरी चौथी सदी तक आते आते रोमन साम्राज्य अंदर से कमजोर होने लगा। मिस्र जैसे इलाकों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई और इस मौके का फायदा उठाया अरब के व्यापारियों ने। वो भारत और यूरोप के बीच मिडलमैन बन गए और डायरेक्ट कनेक्शन टूट गया। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं कि भारत की समुद्री ताकत खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक बदलाव था। इस ट्रेड से जो दौलत और तजर्बा मिला था, उसी ने आगे चलकर चोल साम्राज्य की ताकतवर नौसेना की नींव रखी, जिसने फिर पूरे हिंद महासागर पर राज किया। तो आखिर में भारत और रोम का ये रिश्ता सिर्फ सामान खरीदने बेचने का नहीं था। ये दो महान सभ्यताओं के बीच कल्चर, टेक्नोलॉजी और आइडियाज का एक्सचेंज था। एक ऐसा संगम जिसने दो अलग अलग दुनियाओं को एक दूसरे से जोड़ दिया, और इसीलिए आज भी इसे इतिहास के सबसे अहम ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स में गिना जाता है।